दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कंपाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कंपाउंड दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। 5 जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस वाले लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात तो आपको बिल्कुल इसकी थीम समझनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसी कौन सी थिंग्स है जिसके कारण वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो पहली बात तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट उनका साइज क्या होता है, स्मॉल, मीनिंग आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी बात उन पर आवेश का मान क्या होता है, ज्यादा, मीनिंग चार्ज क्या होता है, हाई होता है। तीसरी बात आती है उनके आयनिक पोटेंशियल की, मीनिंग जो 5 से आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसको चार्ज बाय रेशियो से रिप्रेजेंट करते हो, आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। और फोर्थ इसका आंसर आता है कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हो उसके पास सूटेबल एनर्जी के, मीनिंग जितनी आपको एनर्जी चाहिए उतनी सूटेबल एनर्जी के डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट उनके पास डी ऑर्बिटल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये 4 लॉजिक है, ये जो 4 आपके पास रीजन है, बेस है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाते हैं। रिपीट कर देता हूँ एक बार वापिस से, क्या क्या हो जाएगा। देखो भाई एग्जाम में यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब जब क्वेश्चन पुट अप हुआ ना, डायरेक्ट यही पूछता है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, गिव रीजंस। तो आपको रीजन देने, रीजन कितने होते हैं, 4। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ये लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स having tendency to form complex due to, अब इसके रीजन क्या है, या आप इसको बोल सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज। अब इसके रीजन देखने कितने रीजन है, 4। याद ही कर लेना, ये वाले डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला तो क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल साइज। सेकंड वाला पॉइंट बनेगा आपके स्मॉल साइज, हाई चार्ज, मीनिंग उनके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो क्या होता है, हाई होता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसी के बेस पर अपन बोलकर आए थे कि जो कॉपर +2 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 होते हुए भी वो कॉपर +1 पर क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। जबकि कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 थे। लेकिन वहां पर रीजन क्या दिया था मैंने, ड्यू टू द हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन, मीनिंग कॉम्प्लेक्स बना देता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। क्लियर है। थर्ड वाला आ जाएगा हाई आयोनिक पोटेंशियल, अब आपको अच्छे से पता है, 11th में पढ़कर आते हो, आयोनिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, 5 से रिप्रेजेंट करते हो। और ये क्या होता है, 5 इक्वल टू होता है आपके चार्ज अपॉन साइज, ये होता है आपके चार्ज अपॉन साइज। आयोनिक जो पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई साइज। नहीं देखो, इससे भी आप बता सकते हो चार्ज क्या होगा, हाई आयोनिक पोटेंशियल, मीनिंग चार्ज तो क्या होना चाहिए, हाई, और साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो दोनों मैंने यही से तो बनाई है, किससे, आयोनिक पोटेंशियल से। चार्ज को देखो, चार्ज को तो क्या बोल रहा है, हाई, और आपके साइज को क्या बोल रहा है, स्मॉल। ये दोनों पॉइंट कहाँ से मिले मेरे को, आयोनिक पोटेंशियल से। क्लियर है। और यहाँ पर जो लास्ट वाला जो फैक्टर बचेगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। तो फोर्थ वाला आ जाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी, तो ये होगी। तो आपको देखो डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, गिव रीजंस। तो आपको ये 4 रीजन पता होना चाहिए, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, हाई आयोनिक पोटेंशियल, दैट मीन्स हाई फाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, चार्ज बाय साइज, मीनिंग चार्ज ग्रेटर होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और लास्ट वाला बन जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। ये तो 4 ऐसे रीजन है जिसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते। क्लियर है यहाँ तक। अब 1-2 एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं। ये लीजिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ,
ये आपके पास कॉपर +2 दे दिया एक्वस फॉर्म में, और आपको लिगेंड दे दिया यहाँ पर फॉर अमोनिया NH3। ये क्या होता है? लिगेंड होता है। ये देखो आपके जब इससे नेक्स्ट वाला अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से किस टाइप से डील करता है, कौन सा आपके एलिमेंट है डी ब्लॉक का, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या आयोनिक स्फीयर है। क्लियर है? तो ये वाली जो टोटल जो थिंग्स आपकी क्लियर किस में होगी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अभी के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉपर +2 कोई मेटल है, अमोनिया लिगेंड है, इसके साथ क्या करेगा? मिक्स करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखना हमेशा किस में मेंशन करते हो? स्क्वायर ब्रैकेट में। और यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखा जाता है? जब भी कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल कौन सा है? कॉपर है। उसके बाद में किसको लिखते हो? लिगेंड को। और लिगेंड को किसके साथ लिखते हो? उसके नंबर के साथ। तो अमोनिया लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड होता है अमोनिया। कितना नंबर है? 4। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? CuNH3। अमोनिया लिगेंड कितने नंबर में? 4 में। और अभी मैंने बोला अमोनिया तो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज रहेगा? जितना मेटल आयन पर है। मेटल आयन पर कितना? +2। तो मैंने कॉम्प्लेक्स पर भी कितना आएगा? +2। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये वाला क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल एक और करवा देता हूँ। ये लीजिए, जैसे आपको ये प्रोवाइड करवा दिया, आयरन +3 एक्वस फॉर्म में। क्लियर है? और साथ में आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए 6 साइनाइड Cn-। अब वही वाली बात है, कॉम्प्लेक्स बनाना मैंने बता दिया किस टाइप से मेंशन करते हो। पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। सबसे पहले सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। तो यहाँ पर मैंने किसको मेंशन कर दिया? आयरन को मेंशन कर दिया। ये लीजिए, फिर किसको लिखते हैं? लिगेंड। लिगेंड कौन सा? साइनाइड Cn-। कितने? 6 नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लीजिए साइनाइड कितना हो गया? 6 नंबर में। अब देखो आयरन पर कितना है? +3। एक साइनाइड पर कितना है? -1। टोटल कितना हो गया? -6। प्लस के 3 और माइनस के 6, ओवरऑल कितना चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पर? -3। तो ये कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ गया आपके -3 आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी जो 6 वाली प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो ये तो होगी आपके 6 वाली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7, और प्रॉपर्टी नंबर 7 में अपन डील करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। किससे डील करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है आपको यहाँ से फाइंड आउट करवाता है। और वो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से आएगा? अगर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आपके पास कोई भी मेटल या मेटल आयन प्रोवाइड करवा दे, आप उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हो? मैग्नेटिक मूवमेंट इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 7। तो लीजिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7। और 7 वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हो? पुट कर रही हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना वो वाला जो आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो 2 टाइप का बिहेव शो कर सकता है। एक तो कौन सा? पैरामैग्नेटिक। सेकेंड वाला कौन सा होता है? डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और जो भी डायामैग्नेटिक होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? रिपेल होगा। क्लियर है? जो भी आपके पास जो भी सब्सटेंस है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर रहे हो तो उसके बिहेव के बेस पर अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड इज डायामैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल शॉर्ट में। ये लीजिए क्या लिखा है मैंने? सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ का मीनिंग क्या है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप का बिहेव शो कर सकता है? 2 टाइप का। एक तो हो गया पैरामैग्नेटिक, और सेकंड हो गया अदरवाइज होगा वो डायामैग्नेटिक। ये ध्यान रखना। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है ना, ये किसके बेस पर किया है मैंने? सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर। ये पता रखना आपको, बेस का पता होना चाहिए कि किस बेस पर बोला है मैंने। जो भी आपके पास जो भी सब्सटेंस अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट किया है तो उसके बिहेव के आधार पर 2 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। अभी मैंने बोला पैरामैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, डाया क्या होगा? रिपेल होगा।
पैरा अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि इसमें किसकी प्रेजेंस होगी? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पैरामैग्नेटिक कब होगा। तो ये लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कब होगा? पैरामैग्नेटिक दो ही कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी आपके पास अगर कंपाउंड है, अगर वो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करता है तो उसके लिए जो 100% जो कंडीशन क्या चाहिए आपको? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मीनिंग उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड वाली क्या हो जाएगी? क्या होता है ये भी बताया मैंने, अट्रैक्ट होता है। तो यह हो जाएगी आपकी अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड मीनिंग क्या होगा? ये जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, मीनिंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से कर लीजिए, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो कंडीशन होगी तब तो कौन सा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सेकंड वाला आता है आपका कौन सा? डायामैग्नेटिक। ये लीजिए, क्या बोलते हैं मैंने? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? वही बात है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, पहला पॉइंट क्या बना दिया मैंने? एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये होगी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। सेकंड वाली कंडीशन क्या होगी? ये क्या होता है? अट्रैक्ट होता है तो पैरा बोलता हूँ, अगर रिपेल्ड होता तो क्या बोलूंगा? डाया बोल दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है तो डाया हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तब भी कौन सा होगा? डाया होगा। पैरा होने के लिए दो कंडीशन चाहिए मेरे को, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना। और ये मैंने बिहेवियर के बेस पर बोला, पैरा एंड डाया। कंपाउंड को मैंने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। कौन से बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर। जो भी आपके पास सब्सटेंस अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया तो उसके बिहेव के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक एंड सेकंड इज डायामैग्नेटिक। कंडीशन मैंने बता दी, कौन कौन सी कंडीशन उसको फॉलो करना चाहिए। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कंटेनिंग टू कंडीशन, फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और डायामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो हो गया आपके जो भी आपके कंपाउंड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको पुट कर रहे हो तो उसके जो बिहेव है उसके बेस में अपन ने इसको कितने टाइप में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मैग्नेटिक मूवमेंट का आता है और वही आपसे फाइंड आउट करवाता है, कैलकुलेट करवाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर निकल +2 आयन। कोई भी आयन प्रोवाइड करवा के उसका क्या फाइंड आउट करवाता है, क्या कैलकुलेट करवाता है आपसे? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वही देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्या, पहले तो ये समझाओ। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो न्यू के थ्रू। क्लियर है? मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हो? न्यू के थ्रू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है √n n+2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। BM मीनिंग क्या किया? बोर मैग्नेटॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट है। रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करते हो? न्यू के थ्रू। फॉर्मूला क्या? √n n+2। यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है? और यहाँ पर n का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए आपको। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन मेटल, या तो आपको मेटल गिवन होगी, अदरवाइज कोई मेटल आयन गिवन होगा, इन मेटल आयन। तो ये ध्यान रखना। एन का मीनिंग क्या है मेरा? एन इक्वल टू नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन मेटल, अदरवाइज मेटल आयन। यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन होता है। और फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़ते हो, 1 बोर मैग्नेटॉन का मीनिंग क्या होता है? EH/4πmc। क्लियर है? तो मेरे को अभी फिजिक्स में तो उतना जाना है नहीं, क्योंकि मेरे को तो इस वाले फॉर्मूले से मीनिंग है केमिस्ट्री में।
कोई भी आपको मेटल आयन प्रोवाइड करवाएगा और उसका क्या कैलकुलेट करवाएगा, अगला मैग्नेटिक मोमेंट क्या करवाएगा, कैलकुलेट करवाएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर द रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। एक तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, बोर मैग्नेटोन होती है। वन बोर मैग्नेटोन का मीनिंग क्या है, ई एन चौपन 4πmc होता है। क्लियर है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस 3। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, डायरेक्ट बोलते हैं कि जो क्रोमियम प्लस 3 है उसका क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट अपन को पता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू क्या होता है, अंडर द रूट एन एन प्लस टू। मीनिंग मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो आपको देखो इसका आंसर गिवन है, आंसर किस टाइप से आपको प्रोवाइड करवाना वो सुन लीजिए। जो भी आपको मेटल या मेटल आयन प्रोवाइड करवाया है ना, उसका क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, तभी आप बता सकते हो वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम प्लस 3 की बात करता हूँ मैं, क्रोमियम प्लस 3। तो पहले नॉर्मल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे दिया मैंने। क्रोम क्या होता है, 3d5 होता है, और 4s पे कितना होता है, 1 होता है। तो देखो नॉर्मल का क्या होता है, ये लीजिए 3d5 और 4s में 1, लेकिन यहाँ पर कौन सा +3, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गया, 0 हो गया। कितने और भेजने, 2 और, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, एक एस से, 2 किसी चला गया, डी से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3d3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपको अच्छे से सिखा रखा है मैंने, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 और 5, और एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है। तो ये तो मैंने 4s बना दिया, ये कौन सा बना दिया, 3d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, ऑफ-बाउ रूल है, पाउली रूल है, क्लियर है, हुंस रूल है, n+l रूल है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑलवेज क्या करते हैं, फिल करते हैं। सबसे पहले देखो एकदम बेसिक सा बता देता हूँ, जितने भी ऑर्बिटल है, जब तक आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवानी है तब तक आप एक एक इलेक्ट्रॉन एवरी ऑर्बिटल में फिल नहीं कर देते। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3, ऑर्बिटल कितने हैं, 5, तो पेयरिंग नहीं करवाऊंगा, मीनिंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी है नहीं, एस में 0 है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको दिख रहा है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग कपलिंग नहीं हो रखी है कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3, मीनिंग यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। तो मेरे को ये पता चल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करने से एन इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 3, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अब मेरे को पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट n+2, और यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिख कर आनी है, अदरवाइज नंबर काट लेगा एग्जामिनर। क्लियर है। बोर मैग्नेटोन रख दीजिए फॉर्मूले में, क्या बन जाएगा, ये लीजिए फॉर्मूले में जैसे पुट के एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, किसके लिए, कॉपर प्लस क्रोमियम +3 के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 +2, सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा, √15। ये लीजिए अंडर द √15 बोर मैग्नेटोन। क्लियर है। मीनिंग आपको पहली कंडीशन क्या चाहिए, कुल मिलाकर यही कि यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करके उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट कीजिए, और जैसे आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो जाता है फिर डायरेक्ट आप वहाँ से फाइंड आउट कर कैलकुलेट कर लोगे मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा, न्यू को कैलकुलेट कर लोगे इजीली। क्लियर है। यूनिट जरूर लिखनी है, बोर मैग्नेटोन। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया अपना 7 नंबर की प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप एक ही बात देख रहे हो कि जो भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, वो डिपेंड किस पर करता है, आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। और मैंने अभी बताया जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा बिहेव शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, क्या, ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकंड वाली बात, जितने ज़्यादा नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका पैरामैग्नेटिज्म भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वहाँ पर क्या बोल दूंगा मैं, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये पूछे कि म्यू यानी मैग्नेटिक जो मूवमेंट की बात करें न्यू की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसका न्यू क्या होगा उतना ही ग्रेटर। और अपन अच्छे से जानते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ग्रेटर होगा उसका पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है, मीनिंग जो पैरामैग्नेटिज्म भी क्या उतना ही ग्रेटर होगा। क्लियर है। अब आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आरबीसी और सीबीएसई, इसके साथ साथ आपका आईआईटी और नीट एग्जाम है, वहाँ भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर फॉलोविंग मेटल आइंस, फॉर फॉलोविंग मेटल आइंस। ये लीजिए, इसके अंदर ए का आपको फाइंड आउट करना है, कॉपर +1 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ये बताना है। बी में फाइंड आउट करना है आयरन +3 का कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट। सी में बताना है आपको टाइटेनियम +3 का कितना होगा। और डी वाले में एक और सोल्व कर लीजिए आप, कोबाल्ट +2, मीनिंग मैंने 4 आपको मेटल आयन प्रोवाइड कर दिया है, इनका क्या बताना आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। क्लियर है। तो इनका आंसर आप इनको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अगर जिसको भी ये नहीं आ रहा आंसर फाइंड आउट करना, तो मैं लेक्चर के बाद में कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको बता दूंगा। क्लियर है। मीनिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा इनके क्या क्या आंसर है, कौन से मेटल के क्या आंसर है। अब देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी आप मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हो ना न्यू, ये आपके इक्वल होता है एक्चुअली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट बाय, देखो स्पिन कंट्रीब्यूशन। एक तो स्पिन के कारण एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एक आता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल से। तो ये क्या हो गया, म्यू टोटल हो गया, न्यू टोटल हो गया। मीनिंग जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट टोटल आता है वो ऑर्बिटल के कारण भी आता है, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। क्लियर है। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इसके लिए ये जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपके क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। किसके लिए, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके लिए अपन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो वो फिर किस पर डिपेंड करेगा, स्पिन ओनली। ये जो भी इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन के कारण जो अपीयर होगा क्या, न्यू टोटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सो क्या बन जाएगा, जो भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट टोटल होता है डी ब्लॉक के केस में किसके इक्वल होता है, वो न्यू स्पिन। क्लियर है। ये ध्यान रखना है। और इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, √n(n+2) यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर आकर अपना लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9, जिसमें अपन देखेंगे एक तो एलॉय फॉर्मेशन आएगा, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और एक बचेगा आपके कौन सा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स क्लिक्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।